बेटा आवाज आ रही है क्या? बताना एक बार, आवाज आ रही है क्या? अरे सब मार्केट निकला उधर से, सारे उधर पता नहीं क्या लेने चले जाते हैं मार्केट लाइफ। लिया फटाफट लिया मार्कर। अरे कहाँ ले गई ये लड़की? बेटा ध्यान दो सारे हिंदी मीडियम के सभी बच्चे, देखो ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा, पता चल गया कैसा सिलेबस है। देखो 4 लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 14 जो भी अपन पढ़ रहे थे जीवाणु वाला लेसन, प्रोजेक्ट में तो तुम्हें शनिवार को पूरा करवाया था वो जीवाणु वाला लेसन। और लेसन नंबर 15 बहुलक वाला जो अपन अपनी बात की क्या शुरू करेंगे, वो लेसन हट गया। और 17वां ये तो पूरे हट गए, लेसन खत्म ही हो गए। ये लेसन पहले भी 2 नंबर का ही था, छठा लेसन, कोई खास बात नहीं, हट गया तो थ्योरी का ये। और ये कोई ज्यादा प्रभावित लेसन नहीं है, हट भी गए तो हटने की संभावना वैसे इनकी थी भी, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है ना, उसमें भी काफी एक दो टॉपिक हर एक लेसन से कट गए। समझ में आ रही है बात? एक केवल 11वां और 12वां लेसन सुन लो सभी ध्यान से। हालांकि एक बार मैंने पढ़ा दिया, लेकिन अब 2 नवंबर से तुम्हारी जो प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी, चल जल्दी उस 2 नवंबर से क्लास जो स्टार्ट होगी ना बेटा, उसमें रेगुलर क्लास लेंगे। क्योंकि अब ये चीज नहीं है कि पहले जो पढ़ा दिया, मान लो जो तुमने नहीं पढ़ा अगस्त में सितंबर में, कोई कह रहा है 11वां नहीं पढ़ा, कोई कह रहा है 7वां नहीं पढ़ा, तो उनको तो दोबारा भी पढ़ा दूंगी मैं, कोई समस्या नहीं है। पर ये नहीं है कि मैं अब नवंबर में जो स्टार्ट करूंगी वो भी मैं तुम्हें दोबारा पढ़ा दूं। उसका ये है कि देखो अपने पास में केवल नवंबर दिसंबर और आधा जनवरी, मान लो 2.5 महीने में संडे को भी काउंट करो, संडे को भी मैं क्लास लूंगी रेगुलर स्टार्ट होने के बाद। तो उसमें सब काउंट करने के बाद में जब अपन लेते हैं ना, तो मैं 15 जनवरी तक कोर्स कंप्लीट करवा पाऊंगी। फिर अपने को जो समय बचा है उसमें अपने को कम से कम 7 तो करनी है प्री बोर्ड। हर साल 7-8 प्री बोर्ड होती है ना, जब जाकर के कोई, मुझे भी 90 से ऊपर नंबर देखने की थोड़ी सी चाह रहती है, इच्छा रहती है। और फिर इतने प्री बोर्ड भी होने चाहिए, और उन 13 लेसन 13 रह गए अपने, उन 13 लेसन का दोबारा रिवीजन भी, साथ रिवीजन और साथ टेस्ट और प्री बोर्ड सब। समझ में आ गई बात अच्छे से? तो ये चीज ध्यान से सुन ले। सिलेबस तो इतना सरल है, पहले भी सरल था, अब और ज्यादा सरल है। तो उसकी अगर तुम ढंग से मेरे साथ चल करके, मेरे साथ चलने का मतलब ये है, जो आज पढ़ा ना वो याद होना चाहिए हर हालत में। नहीं याद होना तो उसको दोबारा दूसरे दिन पूछो कि ये चीज दोबारा पढ़ा दो, भले वो पूरा पाठ जो पहले दिन पढ़ाया था वो दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। पर ये नहीं हो कि वो समझ में नहीं आया, तुम 10 दिन बाद पूछ रहे हो कि मैडम ये जो 8 दिनों में आपने चीज पढ़ाई थी वो हमें समझ में नहीं, तो फिर 8 दिन की थोड़ी एक दिन में पढ़ाई जाएगी। समझ गए? तो जितना भी पढ़ाए पूरा ईमानदारी से रोज पढ़ो, और पढ़ने का मतलब ये समझ के पढ़ो, रट के नहीं। उसको अच्छे से समझो, याद करो, नहीं समझ में आ रहा उसको पूछो, मन में दिमाग में कोई डाउट मत रखो। ये नहीं कि तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही, कुछ उस बात के बारे में तुम्हें डाउट है, क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही बात अच्छे समझ में। जब तो जाकर के देखो, मेरा ये वादा है कि अगर मेरे साथ चलोगे, मतलब मेरी मेहनत का तुम 10% मेहनत भी कर जाओगे ना, तो 100 में से 100 की गारंटी मेरी है। 1-2 नंबर भले तुम्हारा इधर, 100 की मेहनत करोगे ना, जब जाकर के 95 से ऊपर नंबर आएंगे। समझ में आ रही है बात? अब की साल में अपने कई इतने 25 बच्चे तो ऐसे थे जिनके 95 से ऊपर थे नंबर केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि 100 की तैयारी की थी उन्होंने शुरू से। 25-30 बच्चे तो कम से कम ऐसे थे जिन्होंने 100 की ही तैयारी की थी, उनमें से 2 के तो 100 में से 100 की आ गए। 25 ऐसे हैं जिनके 95 नंबर भी। तुम 100 की मेहनत करो। आ रही बात ढंग से समझ में? हर एक चैप्टर, जैसे आज मैं 16वां लेसन स्टार्ट करूंगी त्रिविम रसायन। नोट्स के लिए है कि अभी तो पूरे बच्चे आते नहीं है, जब पूरे बच्चे एक साथ आने लग जाएंगे, रेगुलर क्लास स्टार्ट होने लग जाएगी, जब तुम्हें क्लास में ही लिखवाऊंगी, तुम्हें समझा दिया बोर्ड पे ढंग से,
अच्छे से समझ में आ गया, फिर उसको कॉपी में नोट करोगे तुम खुद ही, ठीक है, मेरे सामने। और अभी जब आए नहीं बच्चे तो मैं उसका जैसे आज पढ़ा दिया उसका पीडीएफ तुम लोगों को मैं भेज दूंगी, उसका काम तुम कॉपी में करोगे। काम करना है कॉपी में, कारण क्योंकि किताब से और नोट्स का इतना सा फर्क होगी, वही सारी चीजें, सिर्फ एक लैंग्वेज का फर्क होगा, भाषा थोड़ी सरल रूप में लिखी हुई रहेगी जो आपको समझ में आ जाए। समझ में आ गई बात? मेरा कोई नोट्स का कोई तुम्हें बिल्कुल अलग ढंग नहीं मिलेगा, बिल्कुल वही चीज मिलेगी जो तुम्हारी किताबों में हो, ठीक है, किताब से कोई अलग नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अब और एक चीज ये ध्यान दे, एक भी दिन भले चाहे कितना भी जरूरी काम हो जाए, ये अपने रिकॉर्डिंग वगैरह ये सिस्टम तो चाहे तुम सब आ जाओगे तो भी चलेगा ये तो। अगर मान लो बाय चांस ऐसा हुआ कि तुमने क्लास मिस कर दी एक दिन की, समझ में आ रही है बात, तो ये चीज ध्यान सुन लो, या तो रिकॉर्डिंग देखो, या जो तुम्हारा साथी है, मान लो बहुत जरूरी काम होते ही है जीवन में, ऐसी कोई बात नहीं कि एक दिन का नहीं, मुझे भी हो सकता है तुम्हें भी हो सकता है, तो उस क्लास को मिस नहीं करना है, ये नहीं एक दिन का टॉपिक छोड़ दिया, किसी से भी समझो वो बात तुम्हें समझनी है। समझ में आ रही है बात? पढ़ो दूसरे दिन आकर के कि भाई केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया था तू मुझे समझा दे, या रिकॉर्डिंग देख करके समझ लो। समझ में आ रही है? अब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो। 12वीं का स्टूडेंट सही मायने में वो है जो प्रवेश लेते जुलाई में एडमिशन लेते लग जाता है पढ़ने में, वो फिर आराम से अपने टारगेट को अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। तुम्हारे पास इस कोरोना ने देख लो कितने महीने बर्बाद कर दिए, जुलाई के बाद देख लो। मतलब तुम्हें लक्ष्य निर्धारण का अब 2 नवंबर से सही मायने में समझ में आएगा कि अब अपने जीवन का क्या लक्ष्य है। और अभी भी जो बच्चा नहीं संभला ना, वो कोरोना वायरस के साथ ही चला जाएगा बहता हुआ। समझ में आ रही है बात? मतलब ये नहीं सोचे कि एक साल अपन पीछे चले गए, ये सोचो कि अपन एक साल उसी बराबरी में चले। तुम्हें अभी भी वही बढ़िया परसेंटेज चाहिए, और बेटा ये 12वीं में 65-60 बना लो, 70-75 कोई मतलब नहीं है उसका, कम से कम 85 से ऊपर परसेंटेज होगी ना, जो तुम लोगों की कोई वैल्यू है ये मान लो। कारण कि कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, सोचो 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं, मतलब पहले 90-92 पर जिसमें मेरिट बनती थी, आजकल 100 में से 100% में मेरिट बनती है। मतलब एक भी प्रश्न, बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होता, तो सोचो फिर तुम्हारी कहाँ वैल्यू होगी। 60-65 वाले तो 85 की दुकान वाले जो रेडी वाले बैठते हैं ना, उनकी ही होगी 60-65%। समझ में आ गई बात? तो आगे जाके भविष्य में अगर यही करना है, चाट पकौड़े की दुकान चाय पानी की लगानी है, जब तो तुम उस हिसाब से पढ़ो, और कुछ करना ही है, सोच ही रखा है कि भाई हमारे पेरेंट्स ने हमें साइंस मैथ हुई, साइंस बायो हुई, किस ख्वाब से दिलाई, अगर वो पूरा करना है तो फिर उस हिसाब से पढ़ो। समझ में आ गई पूरी बात ढंग से? सिलेबस सारे सब्जेक्ट का जितना कम हुआ है, ये मान लो तुम लोगों के लिए गोल्डन चांस मिल गया। जो समय खराब हुआ है बोर्ड ने तो अपनी भरपाई कर दी है, उसको कर दिया 40% कम कर दिया। मतलब अब ये नहीं कि कोई पेपर नहीं होंगे या पेपर सरल आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? जितना कोर्स दिया तुम उसमें से बना के दे देंगे, 4 महीने में जितना पढ़ाया जाता उतना उन्होंने कम कर दिया, अब उसमें से पेपर दो तुम। तो इसलिए अपनी तैयारी इतनी बढ़िया ढंग से करो कि अब वास्तव में तुम भी वो 720 वाले 720 नंबर वाले तुम भी बन सकते हो। मतलब पूरी परसेंट अब 100% तुम लोग भी 99.99% अब तुम्हारे भी बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि सिलेबस अब ऐसा है। समझ गए ढंग से? कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जो तुम्हारे लिए हार्ड है, सब में कोर्स इतना कम हो गया है, सफिशिएंट आराम से अभी भी पढ़ना। पढ़ने का मतलब ये है कोई 1-2 घंटे की नहीं, तुम घर में मुश्किल से 1 घंटे पढ़ते हो, अब उससे बाहर नहीं पढ़ेगा। 5 तो 5 सब्जेक्ट है, 5 घंटे तो सीधे सीधे वही कह रहा है हिसाब किताब की जरूरत ही नहीं। और 2 घंटे ऐसे सब्जेक्ट को होने चाहिए जो तुम्हें बिल्कुल डफर लगती है, बिल्कुल तुम आते ही नहीं है, तुम्हें जब कुछ भी उसमें एक शब्द ही नहीं समझ में आता। तो 7 घंटे तो डेली की पढ़ाई है, 7-8 घंटे की। वो कोई बोर्ड एग्जाम आएगी जब मार्च में किताबें खोल के पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा? एक दिन में थोड़ी ना कोई लंका पे चढ़ाई करोगे जाके। इसलिए आज के मतलब अभी 2 नवंबर का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आज का मतलब आज से ही चालू कर दो पढ़ना। कम से कम इतना तो पढ़ो जितना फिजिक्स में रोज पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री में रोज पढ़ाया, कोर्स के हिसाब से तो कम से कम पूरा पढ़ो, एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ते। एक्स्ट्रा पढ़ो तो बहुत ही खुशी की बात है। समझ में आ रही है बात अच्छे से? तो मैं तो मेरी तरफ से शुरू से दोबारा, मैं तो 0 से लेके चलती हूँ हर एक बच्चे को, मुझे तो पता है कि तुम्हारा पढ़ाओ तो भी 0 है, नहीं पढ़ाओ तो भी 0 है, तो इसलिए मैं तो दोबारा हर एक चीज पढ़ा दूंगी, चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, चाहे सर की पढ़ाई हो, चाहे किसी तीसरे की पढ़ाई हो। लेकिन पढ़ना फिर भी पड़ेगा, ये नहीं कि अब स्टार्ट करो फिर क्या 2 महीने की पढ़ाई नहीं खत्म, जिस तुम 11वें 12वें 13वें लेसन के लिए ऐसी बात कहते हो। ठीक है, तो अब आज से ये चीज बांध ले गांठ, पढ़ो बुक से, आरबीएससी की बुक से पढ़ो, इधर उधर एसपी वेसपी की ढूंढने
पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक से पढ़ो। कोई भी डाउट हो, भले ही लिखा हुआ एक अक्षर भी नहीं समझ में आए तो उसके लिए पूछो भाई, ठीक है। आगे ही क्या, जो जुड़े हुए बच्चे सुन रहे हैं सारे, आज तो जुड़े भी ज्यादा हैं, क्यों? क्योंकि पता चल गया ना आज कोर्स का, इसलिए है बेटा। ऐसा कोई डाउट दिमाग में, चीज गांठ बांध लो, मेरे साथ साथ चलोगे, मेरा सपोर्ट करोगे। देखो इसमें कोई मेरा ही फायदा नहीं है, नहीं कि मेरा नाम बड़ा होगा तो मैडम अपनी सब्जेक्ट के लिए फ्यूचर तुम लोगों का बढ़िया बने, समझ में आ रही? मेरी तो कोशिश है कि तुम लोगों का भविष्य बढ़िया बने। वो तो तुम 0 लाओगे तो भी वही बात है, 100 लाओगे तो भी वही बात है मेरे लिए। लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट को तुम लोगों के साथ इसलिए लेकर के चलती हूँ कि तुम बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह हो, और मैं बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मान करके ही पढ़ाती हूँ सबको, भले चाहे वो 25% वाला स्टूडेंट हो, भले चाहे वो 95% वाला हो, मेरे लिए सारे बराबर है। पढ़ोगे तो 25% वाले की भी 95 आ सकती है, और नहीं पढ़ोगे तो 95 वाले की भी 30% आ सकती है, ठीक है। तो ईमानदारी से पढ़ने के लिए थोड़ा ईमानदार हो जाओ, ये नहीं है कि फर्रे बनाते घूमते रहो, अब उनसे काम नहीं चलेगा। देखो बहुत ही सरल है ये लेसन भी, त्रिविम रसायन। सिलेबस में अभी कॉपी निकलवा लूंगी, पता चल जाएगा आपको कौन सा लेसन कितने में। पहले तो ये लेसन 4 नंबर का था, अब ये कितने का हो गया वो देखना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। 3 का नहीं तो बड़ा होगा, उल्टा ही पहले 4 का था तो 3 का होगा ये, ठीक है। ध्यान दो, त्रिविम रसायन, पहले बात सुन ले। समावेता क्या होती है? समावेता पहले भी अपन ने इसके बारे में पढ़ा था, दोबारा ध्यान से परिभाषा सुन ले। वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है। अणुसूत्र का मतलब, जैसे मान लो कि मैं 2 लड़कों को खड़ा कर दूं तो दोनों ही लड़के हैं। अणुसूत्र का मतलब देखो लड़के हैं दोनों, वही 2 आंखें दिख रही है, वही 2 नाक दिख रही है, संरचना सूत्र सारा समान दिख रहा है, पर दोनों की संरचना मतलब दोनों की आकृति शक्ल मिलती है क्या? दोनों की नहीं मिलती, तो अपन क्या बोलेंगे? वो दोनों लड़के एक दूसरे के क्या है? समवयी। समझ में आ रही है बात? ठीक वैसे समवेता किसी भी रासायनिक यौगिक का वह गुण होता है जिसमें समवयियों का, जिसमें यौगिक का रासायनिक अणुसूत्र, अणुसूत्र का मतलब जैसे कार्बन की संख्या हुई, हाइड्रोजन की संख्या हुई, ऑक्सीजन, जो भी परमाणु को निर्माण करने में भाग लेते उनकी सबकी संख्या समान होगी, परंतु उनकी संरचना समान नहीं होगी। आ रही बात ढंग से समझ में? जैसे मान लो कोई भी यौगिक है, जैसे उसके पास 6 कार्बन ले लिए तुमने, कुछ भी ले लिया, जैसे अपन ने अभी ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ा था, 1 दिन पहले पढ़ा था, उसमें तुमने देखा था 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। ये देखो ये ग्लूकोज में भी थी और ये फ्रक्टोज में भी थी, पर क्या दोनों की संरचना समान थी? क्या नहीं थी। तो अपन ने क्या कह दिया कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का अणुसूत्र तो समान है परंतु संरचना समान नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या है? समवयी। और समवयियों के इसी गुण को कहते हैं समवेता। समझ में आ गई बात? समवेता बेटा मोटे मोटे रूप से बात करते हैं केवल और केवल 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक समवेता और ये जो लेसन है वो त्रिविम समवेता। समझ में आ रही बात? परिभाषा वो की वही है, संरचनात्मक समवेता मतलब जिनका अणुसूत्र समान परंतु संरचना समान नहीं, वो कहलाती है संरचनात्मक समवेता, जो कि तुमने 11वीं में भी पढ़ी है और एक 13वें लेसन में भी पढ़ाई थी। संरचनात्मक समवेता जैसे श्रृंखला समवेता, स्थिति समवेता, क्रियात्मक समूह समवेता, आर्यवाद चलावेता, मध्यावेता, ये समवेता संरचनात्मक समवेता के प्रकार होते हैं, जो कि अपने 11th में भी था कोर्स में कि अपन कोई चैन लेते थे आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए, श्रृंखला बदल लेते थे उसकी, क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल दी, स्थिति समवेता, क्रियात्मक समूह ही बदल दिया तो क्रियात्मक समूह समवेता। फिर समवेता का जो दूसरा प्रकार है, 2 प्रकार की है, पहला जो है वो तुम्हारे संरचनात्मक है जो कि अपने अब नहीं है 12वीं में, पहले था ही, और दूसरा भाग है त्रिविम समवेता। अपने को इसी को पढ़ना है डिटेल में, त्रिविम समवेता क्या होती है? त्रिविम समवेता सबसे पहले ध्यान से सुने, परिभाषा बिल्कुल वही स्पष्ट है। संरचनात्मक समवेता तो वो होगी जिनकी संरचना अलग होगी। त्रिविम समवेता, त्रिविम का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल, 3D में, मतलब जी वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान है परंतु उनकी त्रिविम में व्यवस्था, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं दिक् स्थान व्यवस्था, मतलब 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, 3D जैसे कमरा देख लिया 3D में, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी यौगिक जुड़ जाए
वो व्यवस्था उनकी दिक् स्थान व्यवस्था जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी वो भिन्न होगी। समझ गए? जैसे किसी के अंदर हो सकता है यौगिक आगे जुड़ा हो, किसी में पीछे जुड़ जाए, ठीक है। जैसे मान लो किसी के पास में एक्स वाई, जैसे ये कार्बन है, इसके एक तरफ मैंने ए लगा दिया, इधर मैंने बी, यहाँ मैंने सी, यहाँ पर मैंने डी। हो सकता है जब इसका समावयव बनाऊं इस बी को इधर लगा दूं और इस डी को उधर लगा दूं, तो क्या हो जाएगी? त्रिविम समावयवता होगी। समझ में आ रही बात? त्रिविम के अंदर जो व्यवस्थित समूह है वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, उनकी आकृतियां बदल जाएंगी, ठीक है। त्रिविम रसायन किसको कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन ये जो यौगिक पढ़ रहे हैं, त्रिविम समावयवों के जो यौगिक हैं उनका अध्ययन किया जाता है। समझ गए? उसी शाखा को अपन त्रिविम रसायन कहते हैं, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। और अब त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की होती है? ध्यान दो, त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है। अब इसी लेसन के बारे में पढ़ना है। त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है। पहला आता है विन्यासी समावयवता और सेकंड आता है संरूपण समावयवता। विन्यासी समावयवता और संरूपण समावयवता चैप्टर के स्टार्ट में मिल जाएगी ये बात तुम्हें, ठीक है। विन्यासी और संरूपण। अब विन्यासी का मतलब क्या होता है, संरूपण का मतलब क्या होता है, ध्यान देखो। ऐसी समावयवता जो कि उच्च ताप पर संपन्न होती है, समझ में आ रही है बात? जिसके लिए अपने को अधिक तापमान की आवश्यकता होगी वो समावयवता विन्यासी समावयवता होगी। विन्यासी समावयवता के लिए क्यों चाहिए उच्च ताप? क्योंकि बेटा इस समावयवता में अपने समकक्ष और कौन से विपक्ष रूप बनेंगे। अगर अपन समान समूहों को एक दिशा में लगा देंगे तो समकक्ष रूप बन जाएंगे, और यदि समान समूहों को, जैसे मान लो कोई यौगिक है, ऐसे मैंने देखो वर्गाकार आकृति बना करके यहाँ पर लगा दिया ए, यहाँ बी, यहाँ बी। देखो समान समूह एक दिशा में है, समान समूह इधर भी एक दिशा में, तो ये कहलाएगा समकक्ष रूप। यदि मैंने ए का मुंह इधर ए, बी का इधर कर दिया बी, तो क्या होगा? विपक्ष रूप। तो वो समकक्ष विपक्ष बनते हैं इस विन्यासी समावयवता में। तो क्यों चाहिए उच्च तापमान? क्योंकि देखो जब ये ए इधर से उठ के इधर आएगा ना इसका समावयव बनने के लिए, तो क्या होगा? इसका बंध यहाँ से टूटेगा और टूट करके ये बी का बंध भी यहाँ से टूटेगा। मतलब ये जो पुराने बंध थे वो टूटेंगे और अपनी स्थिति बदल कर ये क्या होंगे? नए बंध बनाएंगे। ये पहले अपनी स्थिति से हटेगा तो ये बंध यहाँ से वियोजित होगा, टूटेगा, ठीक है। बी भी अपनी स्थिति से हटेगा, टूटेंगे, और ए वहां जाकर के नया बंध बनाएगा। मतलब विन्यासी समावयवता में नए बंध का निर्माण होता है, पुराने बंध टूटते हैं। और हमें पता है कि एक बंध के टूटने में किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ गए? ऊर्जा चाहिएगी तो अपने को क्या चाहिएगा? तापमान चाहिएगा। भाई तापमान बढ़ाओगे जब भी तो जाकर के बंध टूटेगा। आगे बात अच्छे समझ में। तो विन्यासी में संरूपण में सबसे बड़ा यही अंतर है कि विन्यासी समावयवता उच्च ताप पर संपन्न होती है, जबकि संरूपण केवल और केवल एक कमरे का तापमान है ना, उसके ऊपर ही एक संरचना दूसरी में बदल जाएगी। समझ गए? ये संरूपण समावयव कौन से हैं जो तुमने 11वीं क्लास में भी पढ़े थे? वही है न्यूमान का प्रक्षेपण सूत्र बनाए थे ऐसे गोले लगा लगा करके। अब याद नहीं होगा कुछ, मैं याद दिला दूं तुम्हें, वो इस तरीके के थे न्यूमान वाले। बस क्या होता है, एक कार्बन ठीक पीछे वाले कार्बन की तरफ आ जाता है और फिर जैसे चला सा घूमता है तो उसके ग्रसित रूप, सांत्रित रूप ये बनते हैं। 11वीं में भी था। तो वो चीज संरूपण समावयवता में आती है कि एक रूप बस तुरंत थोड़ा सा खिसकता है, वो तो खिसकने का काम तो केवल और केवल कमरे के ताप पे भी हो जाता है। समझ गए? अब आ जाओ इसको डिटेल से पढ़ेंगे। विन्यासी समावयवता, पहली बात तो अच्छे समझ में आ गई, किस पे संपन्न होगी बेटा? उच्च ताप पर। इस अभिक्रिया के लिए, इस विन्यासी समावयवता के लिए तापमान अधिक होना चाहिए, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। अब मेरी बात ध्यान से, पहला ही काम अपन ये पढ़ेंगे विन्यासी समावयवता की शर्तें, कि कोई भी यौगिक तुम्हें उठा करके दे दे एग्जाम में, फिर पूछे कि बेटा इसके लिए आवश्यक शर्तें बताओ, विन्यासी समावयवता के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। सुनो ध्यान से, विन्यासी समावयवता के लिए 2 शर्तें। क्या 2 शर्तें हैं? देखो मान लो, जैसे देखो मैंने ये इस तरीके से एक ये गत्ता ले लिया, ये देखो ये कवर है ये वाला,
ये देखो ये। और मैंने क्या किया बेटा, मान लो ये मार्कर मेरे पास में कोई सुई है या कोई लकड़ी है, मैंने इस गत्ते में इस मार्कर को घुसा दिया बीचों बीच, और फिर मैंने इसको घुमाना चालू किया। बताओ ये आराम से घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। अगर मैंने केवल एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के गत्ते में घुमाया तो गत्ता आराम से घूमेगा। समझ में आ रही है बात? अब यदि मैं दो लकड़ी के टुकड़े लगा लूं और फिर एक को पकड़ू, क्या वो गत्ता घूमेगा? क्या नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? ध्यान से सुन लो, वही शर्त है विन्यासी समावेता की। विन्यासी समावेता दर्शाने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े का मतलब है एकल बंध, समझ गए? और दो लकड़ी के टुकड़े का मतलब क्या है? द्विबंध। समझ में आ रही है बात? विन्यासी समावेता उन्हीं यौगिकों में होगी बेटा जिनमें मुक्त घूर्णन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है? एक लकड़ी का टुकड़ा लगाया था तो घूर्णन क्या हो रहा था? घूम रहा था, आराम से आसानी से घूम रहा था, मुक्त घूर्णन हो रहा था। और दो लगाते उसका घूर्णन क्या हो गया? प्रतिबंधित हो गया। समझ गए? घूर्णन संभव नहीं। तो सबसे बड़ी विन्यासी समावेता की शर्त यही है कि घूर्णन कैसा होना चाहिए? प्रतिबंधित होना चाहिए। शब्द का मतलब समझते हैं? जिस यौगिक में घूर्णन आसानी से होगा, घूर्णन आसानी से होता है एकल बंध में। एक कील ठोक दी थी तुमने गत्ते में तो वो घूम रहा था आराम से। मतलब कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें केवल और केवल क्या है? एकल बंध है, वो ध्यान से सुन लेंगे विन्यासी समावेता नहीं दर्शाएगा। समझ गए? विन्यासी समावेता की शर्त ये नहीं है कि द्विबंध होना चाहिए, शर्त ये है कि घूर्णन मुक्त नहीं होना चाहिए। समझ गए? और घूर्णन मुक्त एकल बंध में हो जाता है, क्योंकि एकल बंध के अंदर केवल एक ही कील होती है। एक कील के दोनों तरफ ये देखो, ये रहा अपना गत्ता, इस दोनों यौगिक आराम से घूमते जाते हैं। मतलब एक बार तुमने समपक्ष बना दिया ना तो विपक्ष में बदल जाएगा घूमते ही। तो हमें क्या करना है? एक बार समपक्ष से विपक्ष बना दिया ना, जब तक अपन उसको ताप नहीं दे वो घूमना नहीं चाहिए किसी हालत में। और वो नहीं घूमता कब? जब उसमें कितनी कील रुकी हुई है? दो। मतलब क्या होना चाहिए? दो। द्विबंध हो सकता है, त्रिबंध हो सकता है, घूर्णन मुक्त नहीं होना चाहिए, पहली ये शर्त है। समझ गए सभी बच्चे? ध्यान दो, दूसरी शर्त, जो तुम द्विबंध बना रहे हो डबल बॉन्ड, उस डबल बॉन्ड में दोनों तरफ जो भी यौगिक जुड़ा हुआ है, चाहे वो कार्बन हो चाहे वो नाइट्रोजन हो, कोई भी समूह जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया? कार्बन। तो उस कार्बन से जो प्रतिस्थापी तुमने जोड़े हैं, जैसे सपोज करो इधर मैंने लगा दिया ए, इधर मैंने लगा दिया बी, और इधर भी मान लो मैंने कुछ भी लगा दिया, ए लगा दिया या बी लगा दिया। तो ध्यान से दूसरी शर्त सुन लो, द्विबंध के दोनों तरफ जुड़े हुए यौगिकों के प्रतिस्थापी अलग अलग होने चाहिए हमेशा। जैसे ये कार्बन है, यदि इसके ऊपर यहाँ भी ए लगा दिया और यहाँ भी क्या लगा दिया? ए, समझ गए? इधर भी बी लगा दिया, इधर भी क्या लगा दिया? बी, तो बेटा ये विन्यासी समावेता नहीं दर्शाएगा। समझ गए? द्विबंध के दोनों तरफ जुड़े हुए परमाणु के साथ भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी होना चाहिए। समझ गए? जैसे देखो मैं भी तुम्हें पूछ लूं कि बेटा ये देखो ये यौगिक यहाँ CH3 दे दिया मैंने, यहाँ पर CH3 दे दिया, H और H का ये समावेता दर्शाएगा क्या विन्यासी? कभी नहीं दर्शाएगा। क्यों? डबल बॉन्ड का ये रहा कार्बन, समान समूह। कहीं ये नहीं कि तुम देख लो CH3 का वो एक तरफ है तो समपक्ष, ये देखो, और H को उठा करके इसको दे दिया, बना दिया विपक्ष, नहीं बनेगा किसी हालत में। समपक्ष विपक्ष कब बनेंगे? दो शर्तें होनी चाहिए, एक तो प्रतिबंधित घूर्णन, वो दिख गया आपने, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि द्विबंध से जुड़े हुए परमाणुओं को देखना, उन परमाणुओं पर कभी भी समान समूह नहीं होना चाहिए। दोनों बातें आ गई ना ढंग से समझ में? अब मैं उदाहरण करूंगी विन्यास समय, ये लेसन मुश्किल से 3 दिन का है और 3 दिन में पढ़ लोगे, 4 में से 4 नंबर 56 में से पक्के हो जाएंगे। समझ गए? ये अब हो सकता है 4 से भी ज्यादा का हो गया हो, और पहले तो 4 का ही था, तो तुम कम से कम 4 का तो मान के चलो, ठीक। और बहुत ही सरल है। तो दोनों शर्तें समझ में आ गई। विन्यासी समावेता दर्शाने के लिए यौगिक में क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? एक तो प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए उसका, ये मत लिखना कभी द्विबंध होना चाहिए, कहते मैडम एक ही, तो ये जरूरी है कि द्विबंधी होना चाहिए, त्रिबंध भी तो हो सकता है। शर्त में यही लिखोगे कि यौगिक में क्या होना चाहिए? प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। शर्त दूसरी सुन ले कि द्विबंध के दोनों तरफ जुड़े हुए परमाणुओं पर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी होना चाहिए। और बेटा मैं ये कोई नई बात नहीं बता रही, तुम बुक में भी देखोगे तो यही अपने गत्ता और क्रीप वाला उदाहरण दिया हुआ है।
बुक में जो तुम देख रहे हो ना, थ्योरी पढ़ोगे बिल्कुल सरलता से समझ में आएगी। यही उदाहरण दिया हुआ है गत्ते में, देखो बना हुआ है ना गत्ता, उसमें एक की ठोक के कह रहा है मुक्त घूर्णन हो रहा है, फिर दो की ठोक दी, फिर कह दिया मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। समझ गए? बिल्कुल बुक में यही लिखा हुआ है। देखो पेज नंबर तुम देखोगे ना 351 में ऊपर ये बात सब दिख जाएगी। दिख गया? आ गया समझ में? बस थोड़ा सा समझाने का तरीका मेरा अलग है, बाकी उदाहरण होगा। ठीक है, अब अपने कोर्स में ध्यान से सुनेंगे। ये शर्तें वर्तें सब हो गई। 3 उदाहरण है जिनका आपको विन्यासी समावली बनाना सीखना। 3 उदाहरण कौन कौन से हैं वो देखो। फर्स्ट एग्जाम, ये बात और सुन लो मेरी एक ध्यान से, तुम्हारे जो मित्र आए उनको भी जानकारी दे देना कि कल 7:35 7:40 पे वैसे अपनी लाइव क्लास डेली 7:40 पे स्टार्ट हो जाती है ना। 7:40 के बाद में भले ही चाहे वो इधर कंप्यूटर पे लाइव क्लास ले रहा है वो, और चाहे यहाँ जो आता हो वो, क्लास में मत आना। क्लास में आ गया ना मेरा पारा उसके ऊपर बरस जाएगा ये सुनिए। समझ गए? बाहर ही बैठ जाना। 7:40 से 7:41 पे हो जाए ना तो क्लास में एंट्री लेने की संभावना ही खत्म कर देना। समझ गए? कि तो मैं उसका घूर्णन कैसा कर दूंगी? मुक्त घूर्णन। लेकिन फिर वो विचरण करेगा चारों तरफ। समझ रहे हैं बात? यहाँ क्लास में एंट्री किसी हालत में नहीं होगी कि तुम आओगे फिर अपने आप को व्यवस्थित करोगे 2 मिनट के लिए, फिर तुम्हारा समपक्ष विपक्ष सारे ग्रुप तुम बाहर बनाना आराम से बैठ क्लास में, और ना फिर मैं इधर ग्रुप में किसी को चुन लेंगे 7:40 से 7:41 रुपए। समझ गए? ये नहीं है 10 मिनट बाद आओगे फिर तुम्हारे लिए दोबारा समझाते रहे उस चीज। तो अब देखो 3 कौन कौन से एग्जाम्पल है, ध्यान से ये मैं सिखा दूंगी ना, अपने आप बना लेंगे खुद, फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सरल है बिल्कुल केमिस्ट्री, खुद का नाम लिखने से भी सरल है ये मान लो। देखो पहला किसमें है बेटा? एल्कीन में है अपने कोर्स। एल्कीन का मतलब तो जानते हैं क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड। ये देखो आ गया प्रतिबंधित घूर्णन। पहला तो अपन एल्कीन का बनाना सीखेंगे। दूसरा उदाहरण ध्यान देंगे ऑक्सीन में। किसको कहते हैं ऑक्सीन? क्या होती है ऑक्सीन? 12वें लेसन में पढ़ाया था। ये देखो NH2Z वाली अभिक्रिया याद करें, तुम्हें तो मतलब नहीं है अभी कुछ भी। NH2Z की अभिक्रिया करवाई थी अपन ने, प्रतिस्थापन यौगिक की अभिक्रिया किससे? कार्बोनिल यौगिकों से। ये देखो ये जब यहाँ से H2O बाहर जा रहा था, जब मैं Z बराबर क्या मान लूं? OH, हाइड्रोक्सिलेमीन कहते हैं इसको। तो बेटा जब तुम हाइड्रोक्सिलेमीन की क्रिया एल्डिहाइड से या कीटोन से, मीनिंग कार्बोनिल यौगिकों से करवाओगे तो तुम्हारा ये आएगा C, ये रहा तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये रहा N और ये रहा OH। इसी को अपन ऑक्सीन कहते हैं। ये रहा प्रतिबंधित घूर्णन। दिख गया? ये है ऑक्सीन। ऑक्सीन होता है कार्बन द्विबंध NOH, इसका नाम होता है ऑक्सीन। तीसरा उदाहरण अपने एली साइक्लिक यौगिकों में। एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं? एली का मतलब होता है एलिफेटिक। ठीक है, साइक्लिक का मतलब क्या होगा? वलय बनेगी साइक्लिक वलय। जैसे मैंने ले लिया साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन क्या होती है? 3 कार्बन की होती है। साइक्लो मतलब तीनों कार्बन को किस रूप में जोड़ना है? साइक्लिक रूप में। ये देखो ये बन गई साइक्लोप्रोपेन। 1 2 और ये 3 हो गए 3, और ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। ये कितने कार्बन हो गए? 4। ये हो गई मेरे पास में साइक्लो पेंटेन 5 कार्बन। ये हो गए साइक्लो। इन 4 में से केवल 2 उदाहरण कोर्स में है, साइक्लोप्रोपेन का और साइक्लोब्यूटेन का। तुम कहोगे मैडम इसमें तो द्विबंधी नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा है क्या इसमें? पर मैंने तो मेरी शर्त में ये बात कही नहीं थी कि द्विबंध होना चाहिए। मैंने तो क्या कहा था? प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। क्या इसका घूर्णन प्रतिबंधित है क्या? बिल्कुल है। अरे आसानी से कौन घूम सकता? अभी मैं तुम्हें कहूँ तुम्हारा सिर अलग पैर अलग है, तुम आराम से चल फिर सकते हो। अभी तुम्हारे पैर को पकड़ के तुम्हारे सिर के साथ जोड़ दूं मैं, चल सकते हो क्या? नहीं चल सकते। तो ये साइक्लिक वलय में यही तो होता है, सिर को किसके साथ जोड़ दिया? पैर के साथ। समझ में आ रही है बात? कैकुले ने बेंजीन की संरचना कैसे बनाई थी याद है क्या तुम्हें? साइक्लिक वलय कैसे बनाए थे? कैकुले ने सपने में चलते हुए सांप को देखा था, और क्या देखा था कि सांप ने अपने मुंह से अपनी क्या पकड़ ली? पूंछ पकड़ ली। उसने सपने में देखी थी ये बात जब ये साइक्लिक यौगिक बने थे। और मुंह से पूंछ को पकड़ने का मतलब प्रथम सिरे को किससे जोड़ दो? अंतिम सिरे से। तो कभी भी मुक्त घूर्णन नहीं होगा। मुक्त का मतलब ये घूमे आराम से, कोई रोकेगा नहीं, ये रोकेगा ना इसको, अंतिम सिरा। समझ गए?
प्रथम सिरा अंतिम सिरे से जुड़ा हुआ है, मुक्त घूर्णन नहीं होता कभी भी साइक्लिक वाले में, ठीक है। ना साइक्लोप्रोपेन में होगा, ना ब्यूटेन में होगा, साइक्लोब्यूटेन में, ना साइक्लोपेंटेन में होगा, ना ही साइक्लोहेक्सेन। ये तीन है अपने, दो नहीं है, प्रोपेन का भी है, ब्यूटेन का भी है, पेंटेन का भी। समझ गए? दिक्कत है किसी को? अब एक एक के समावयव बनाते जाओ। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं अपन किसका? एल्कीन का। दोनों शर्तें याद रखना दिमाग में, चाहे तुम इसके लिए बनाओ, किसी के लिए भी, तीनों में शर्तें दोनों याद होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात? हाँ भाई ध्यान दो। सबसे पहली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा दिया। देखो दो समावयव बनाएंगे। एल्कीन में विन्यासी समावयव दो प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? ध्यान से सुनो। यदि कार्बन, ये तो हुई शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2 लिख दी मैंने, यहाँ ए लगा दिया, तो यहाँ ए नहीं लगाऊंगी, बी लगाऊंगी। समझ गए? यहाँ पर यदि बी लगा दिया तो यहाँ पर क्या? ए। ध्यान दो, दो प्रकार के समावयव बनेंगे एल्कीन में यदि जुड़े हुए दोनों परमाणुओं के समूह है, ये समान दिशा में आते हैं, दिख रहा है समान दिशा, तो उस रूप को बन। समान का मतलब समपक्ष, एक ही पक्ष में। इंग्लिश में अपन इसको सिस बोलते हैं, समझ गए? सिस रूप कहेंगे। यदि समान समूह को समान दिशा में लगा दिया, समपक्ष रूप, समझ गए? सिस। और यदि समान समूह को, इस ए को कहाँ लगा दिया? विपरीत दिशा में। समझ में आ रही है बात? तो कौन सा रूप बनेगा बेटा? विपक्ष रूप बनेगा। दिख रहा है इधर? ये देखो ए यहाँ था, यहाँ भी ए कर दिया, यहाँ भी, तो यहाँ भी, ये क्या बन गया? विपक्ष रूप। देखो कितना सरल है। आगे बार ढंग से समझ में बना सकते हैं किसी का भी संपर्क। तो ए बी का उदाहरण दिया, ए बी की जगह कुछ और भी दे सकते हैं। जैसे देखो मान लो मैंने दे दिया तुम्हें ये C डबल बॉन्ड C, और यहाँ लगा दिया मैंने, इधर ध्यान दे, CH3, यहाँ ले लिया मैंने CH3, यहाँ मैंने ले लिया HH। कौन सा रूप है? संपर्क है विपक्ष? संपर्क। दिख रहा है? CH3 एक ही दिशा में गेट की तरफ है, दोनों ये दोनों खिड़की की तरफ है। समपक्ष रूप, सिस रूप। अब देखो इसका विपक्ष बनाते हैं, ध्यान दो। ये CH3, ये CH3, ये H और ये H, कौन सा रूप बन गया? क्या है ये? क्या यूपीएससी नाम है इसका? क्या दिख रही है तुम्हें? नाम में कुछ पता है क्या इसका? क्यों नहीं पता? ये देखो, ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें? 4। तो कौन सी ईन है ये? 1 2 3 और ये 4, ब्यूटूइन। पर ये ब्यूटूइन में कौन सी ब्यूटूइन है? संपक्ष। तो नाम हो जाएगा संपक्ष ब्यूटूइन, या 2 ब्यूटीन भी कह सकते हैं। समझ गए? 2 ब्यूटीन, ये है विपक्ष 2 ब्यूटीन। समझ में आ गई बात ढंग से? आप देखो ध्यान दो। और देखो मैंने क्या बनाया, ये सारे उदाहरण दिए हुए बुक में, कोई नई चीज नहीं है बनाई हुई। बुक से भी पढ़ना, नोट से तो पढ़ेंगे, बुक से भी पढ़ेंगे साथ साथ, ठीक है। और देखो मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड C, यहाँ लगा दिया एसिडिक ग्रुप, समझ गए? इधर भी लगा दिया COH, यहाँ H, यहाँ H। बेटा ये क्या है? नाम आईयूपीएसी तो बता ही सकते हैं, कम से कम, ज्यादा भी नहीं। मैं क्या आईयूपीएसी नाम होगा? ये रूप तो तुम्हें दिख गया कि समपक्ष है मैडम, तो समपक्ष के साथ साथ में नाम बताओ इसका क्या नाम? आईयूपीएसी में क्या जोड़ आता है? सीधा सीधा 4 कार्बन का तो तुम्हें ब्यूट दिख रहा है, ब्यूट 2 1,4 डाइओइक अम्ल। आगे बात अच्छे समझ में? 1 2 3 4 कार्बन का तो हो गया ब्यूट, और 1 और 1 2 3 4, 2 नंबर के ऊपर आ गई तुम्हारी ईन। अब कई कहते हैं 3 पे भी तो आ रही है ना, कम संख्या वाला देखते हैं हमेशा, तो 2 के ऊपर ईन, ब्यूट 2 ईन, 1 और 4 के ऊपर है डाइओइक अम्ल, तो 1,4 डाइओइक अम्ल। बेटा इसका सामान्य नाम, जो संपक्ष रूप तुमने बनाया है ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक अम्ल, इसका सामान्य नाम मैलेइक अम्ल होता है। समझ गए? कौन सा है मैलेइक अम्ल? संपक्ष वाला रूप मैलेइक अम्ल है। यदि मैं इसको उठा करके इधर लगा दूं ना विपक्ष में, वो फ्यूमेरिक अम्ल कहलाएगा। समझ गए? जो ये आपने ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक अम्ल का संपक्ष रूप बनाया है, इसी को अपन मैलेइक अम्ल कहते हैं, संपक्ष रूप को। और यदि मैं इसका विपक्ष रूप बना दूं, ये देखो ये विपक्ष रूप ये बना दिया, इधर H लगा करके इधर H लगा,
इसी को अपन क्या कहते हैं, विपक्ष रूप कहते हैं। बना लोगे एल्कीन का चाहे कोई सा उदाहरण दे उठा करके, एक तरफ समपक्ष बनाना है, एक तरफ क्या बनाना है, विपक्ष बनाना है। किसी को दिक्कत है एल्कीन में? दूसरे उदाहरण में आ जाओ, क्या है अपने, ऑक्सीजन। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था ऑक्सीजन किसको कहते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड NOH, देखो ध्यान से, कार्बन डबल बॉन्ड N और ये OH, इसी को अपन ऑक्सीजन कहते हैं। अब कई गधे देखो ऐसे भी होते हैं, ध्यान दो कि वो यहाँ भी समूह लगा देंगे। अरे नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3, पूरी है वो 3, 2 बंद ऊपर है, एक इधर है, नाइट्रोजन की कुछ भी नहीं लगेगा इधर उधर, सिर्फ जो लगना है ना वो केवल किसके साथ लगेंगे। अब इसका समपक्ष विपक्ष कैसे बनाएं? सपोज करो मैंने इधर देखो यहाँ A लगा दिया, यहाँ B, पहले A B से समझाऊं तुम्हें बात। तो अभी एल्कीन में तो तुम्हें कोई भी जोड़ नहीं आ रहा था, CH3 का मुंह एक तरफ देख के उसको समपक्ष कह दिया, फिर विपरीत दिशा में देखा उनको विपक्ष कह दिया, समझ गए थे बात। और अब इसमें क्या करें अपन, ध्यान से मेरी बात सुनो, वहां भी कई बार क्या होता है एल्कीन में, जैसे ऐसे भी दे देता है, यहाँ Cl दे दिया, यहाँ CH3 दे दिया, यहाँ H, यहाँ H, बताओ कौन सा, यहाँ H यहाँ H तो आ ही नहीं सकता, यहाँ Cl आ गया सपोज करे, ठीक है, कोई भी समूह दे दे और यहाँ पर दे देगा H। अब पूछ ले कौन सा रूप है, तो अभी भी समपक्ष है। क्यों? ये दोनों अलग अलग है, इनको मत देखो, ये रहे दोनों समान, इनको देखो। हो सकता है दो समूह समान ना होकर के एक समूह भी दे सकता है समान, ये Cl दे दिए ना, इनको देख लेंगे अपन, समझ गए। तो अब इसमें सीखो समपक्ष विपक्ष बनाना। बेटा ऑक्सीजन के जो नाम है उस समपक्ष और विपक्ष के नाम को अपन बदल देते हैं, क्या कहते हैं सुनो। ऑक्सीजन में समपक्ष को तो कहा जाता है सिन, समझ गए, सिन कहा जाता है, और विपक्ष को कहा जाता है एंटी। वैसे भी विपक्ष एंटी होते हैं, समझ गए, एंटी का मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। जैसे मैं कहती हूँ तुम मेरे एंटी हो, मतलब तुम मेरे विपरीत हो, मैं पढ़ाना चाहूँ तुम रखते हो, ठीक है। तो एंटी, सिन और एंटी शब्द का मतलब समझ में आ गया। सिन एक प्रकार का समपक्ष है और एंटी एक प्रकार का विपक्ष है, लेकिन इसमें कहाँ समान विपक्ष दिख रहा है तुम्हें, वो मेरी बात ध्यान से सुन लो। क्या होगा, ये OH देख रहे हो, OH, यदि इस OH का मुंह उस A और B में से जो छोटे आकार का होगा, सुन ले ध्यान से, A और B में दो समूह हमेशा जुड़े होंगे, दोनों कभी समान तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शर्त अपन ने पढ़ी थी कि कार्बन के दोनों समूह कभी भी समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। उन दो अलग अलग में हमेशा एक का आकार बड़ा होगा और एक का आकार कैसा होगा, छोटा। यदि वो छोटे आकार वाला OH की तरह हो जब तो बनेगा सिन, और यदि वो छोटे आकार वाला समूह OH की विपरीत दिशा में है जब बनेगा एंटी। आ गई बात ढंग से समझ। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ तो तुम्हें अपने आप बात समझ में आ जाएगी। जैसे देखो मैंने इनको हटाया, यहाँ लगाया H, यहाँ लगाया CH3, तो बताओ आकार CH3 का बड़ा है कि हाइड्रोजन का? अरे समूह देखने से हाइड्रोजन तो छोटी सी है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, हाइड्रोजन का आकार छोटा है, समझ गए। तो देखो इस OH का मुंह छोटे आकार वाले की तरफ ही है, तो कौन सा रूप है ये बताओ, सिन है, समझ गए, ये सिन है। अब यदि मैंने क्या किया, ध्यान से सुन ले, कई बच्चे क्या है उस हाइड्रोजन को घुमा देते हैं ऊपर वाले, वो